इस नगर क्रांति एक्सप्रेस का मकसद जमीनी हकीकत दिखाना है, जो जैसा है वही बताना है। जब नगर क्रांति एक्सप्रेस मथुरा से रवाना हुई, तब सवार हुए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। मंत्री जी, आपके पास जो मंत्रालय है वो मंत्रालय मतलब मिठास से भरा तो है, लेकिन कड़वाहट भी उतनी है कि राजनीति में उस मंत्रालय को लेकर, क्योंकि हर बार मुद्दा बनता है गन्ने का बकाया भुगतान, गन्ने का बकाया भुगतान। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें खास तौर पे नगर पंचायतों के जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, छोटा छोटा प्रचार, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, वहाँ पर सपा आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि साहब कई गन्ना मिलों में बकाये के भुगतान की समस्या। इस पर आपका क्या कहना मंत्री जी? देखिए, ऐसा है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने अब तक 2,08,000 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में किया है। 2,08,000 करोड़ का, जो भारत का एक शुगर मिल में एक इतिहास है। जहाँ तक हमने ये साबित कर दिया कि जब दुनिया में साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक बंद था, तब पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में अकेले उत्तर प्रदेश की शुगर मिल चल रही थी। एक भी गन्ना हमारा बाकी नहीं रहा। 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का कोई आंदोलन नहीं है। दिल्ली में भी किसान आंदोलन की पंचायत हुई, उसमें भी गन्ने का उत्तर प्रदेश का कोई सवाल नहीं उठा। हमारी 75 मिल ऐसी हैं जिन्होंने गन्ना एक्ट में 14 दिन का प्रावधान है भुगतान का, हमने 10 दिन में 75 मिल ने 100% पेमेंट कर दिया। ऐसी हमारी, और बाकी इतना अच्छा पेमेंट पहले कभी नहीं हुआ। और इसीलिए ये पहचान है। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था, और आज उत्तर प्रदेश में 29 लाख हेक्टेयर में किसान गन्ना पैदा कर रहा है। नगर क्रांति एक्सप्रेस का दूसरा पड़ाव था ताजनगरी आगरा। लेकिन स्मार्ट सिटी आगरा को हकीकत में स्मार्ट बनाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए उस जगह जहां एसपी सिंह बघेल मौजूद थे। आगरा में अगर शहर की सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा यहाँ के लोगों ने जताया है, लेकिन वो होता है ना कि क्लास में एक बार टॉप करने के बाद उस टॉप पोजीशन पर बने रहना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आज आप एबीपी गंगा के माध्यम से लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे कि किस तरीके से वो आप पर दोबारा से उम्मीद जताएं? एक बार आगरा की जनता से और मेयर प्रत्याशी से और ये पार्षद प्रत्याशी से कहना चाहूँगा, माइंडसेट बदलना होगा। 5 मेयर ये कर चुके हैं, 90% काम हो चुका है। अब हम क्यों नहीं हम इंदौर बन सकते हैं? क्या इंदौर को एक्स्ट्रा भारत सरकार से कोई बजट आता है? इंदौर भी स्मार्ट सिटी है, आगरा भी स्मार्ट सिटी है, और दिल्ली के बहुत नज़दीक है। 2 एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग जुड़े हैं, 2 देश की बड़ी रेलवे लाइन से जुड़े हैं, एयरपोर्ट से भी जुड़े हैं, और गडकरी जी चाहेंगे तो जलमार्ग से भी यमुना से हम दिल्ली से जुड़ जाएंगे। तो इंदौर अकेला क्यों? तो एक मेयर प्रबल राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का, और उसके साथ उसका कमिश्नर उसके मन का होना चाहिए, जिसको नगर आयुक्त कहते हैं, और पार्षदों की मेजॉरिटी आनी चाहिए, और पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट करे कि कूड़ा ना फेंके। लोग कहते हैं कूड़ा वाला आया है, कूड़ा उठाने वाला आया है, कूड़ा फेंकने वाले तो हम लोग हैं। तो कंचन, कूड़े में हम कंचन ढूंढ सकते हैं, ये मैंने नया नाम दिया है। दूसरा, आईटी सेक्टर वहाँ भाग रहा है क्योंकि साफ सुथरा शहर है। तीसरी बात ये हो रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गए अचानक। जैसे ही इंदौर नंबर 1 पे आया है देश में, तो वो एक सिविक फैसिलिटी देने वाला शहर हो गया, जो कभी बेंगलोर का नाम हुआ करता था। भाई देखिए, क्लाइमेट भी वहाँ का गुलाबी ठंड रहती है वहाँ पर, तो उसका ये इंदौर हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम। अब लोग आएंगे तो खाना खाएंगे, तो रिक्शा इस्तेमाल करेंगे, तो शॉपिंग करेंगे। तो अगर आगरा इस स्थिति में आता है, और आगरा इंदौर में एक फ़र्क है जी, विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से आता है भारत, तो उसके सिलेबस में मद्देनज़र ताजमहल होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आगरा को हमें और भी, एक बार इंदौर उतना अच्छा ना बनता तो भी काम चल जाएगा जी, लेकिन जो विश्व का व्यक्ति आगरा आएगा
आगरा अच्छा है तो देश के बारे में राय अच्छी बनाएगा, आगरा अगर गंदा है तो देश के बारे में, क्योंकि वो पूरा देश घूमने नहीं जाता है, वो 4-5 डेस्टिनेशन पर जाता है। इसलिए हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और ये एयरपोर्ट 80 साल पुराना है, लेकिन पिछले 4 साल में ही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के और ज्योतिरादित्य जी के सहयोग से, देखिए 75 साल एक तरफ और 5 साल एक तरफ, नहीं 72 साल एक तरफ और 4 साल एक तरफ। अब हम आगरा भोपाल चल रही है, आगरा इंदौर चल रही है, आगरा बेंगलोर चल रही है, आगरा मुंबई चल रही है। तो अभी हम आगरा कैलकाटा, आगरा गुवाहाटी इज़ द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो चलाएंगे तो पर्यटक आएगा। इसलिए पर्यटक, अभी काम अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं। G20 में आपने देखा होगा पूरे विश्व ने हमारी सराहना की है। आप जब एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल जाएंगे या आप आगरा कैंट स्टेशन जाएंगे तो बदला हुआ आगरा है। और अब जनता, अब मोदी जी की वजह से इन वार्ड मेंबरों का ये पार्षद जीतेंगे, इनका 70% काम तो मोदी जी ने कर दिया है। पीतल नगरी मुरादाबाद की ये वो गढ़ है जहां भाजपा को 2019 और 2022 में सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी। क्या लग रहा है आपको कि क्या समाजवादी पार्टी इतिहास को पलट सकती है यहाँ पर? क्योंकि पिछले, अगर आप देखें 2 टर्म की अगर हम बात करें, 3 टर्म की बात करें, तो लगातार बीजेपी का कब्जा यहाँ पर है। जी, इत्तेफाक से बीजेपी का कब्जा है। और जिस तरह से बीजेपी बेवकूफ़ बना के जनता को बांटती है, ख़ासतौर से मुस्लिम्स को बांटती है। आज भी 4 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम, लेकिन अब जनता जागरूक है, जनता बंटना नहीं चाहती। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भाई भी परेशान हैं। जनता तो हर तरह की है, रोज़ी रोटी का सवाल है, बड़े मुद्दे जो बड़े लेवल के मुद्दे हैं, रोज़गार का सवाल है जी। और बड़ा एक अजीब बात मैं आपको ये कहना, अजीब बात नहीं बल्कि एक नेचुरल चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी और एसेंशियल है, आज लोगों के बीच में फासले बढ़ गए। अब जबकि 2024 की राजनीतिक बिसात भी पिछने लगी है, तब फिर एक बार समाजवादी पार्टी के तेवर कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे पहले थे। लेकिन इस बार भाजपा यूपी में सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। अब किसके दावे में कितना दम है और कौन किससे कम है, ये जनता तय करेगी। लेकिन नेता क्या कहते हैं? मुरादाबाद शहर से भाजपा के विधायक रितेश गुप्ता और मुरादाबाद की बिलारी से विधायक मोहम्मद फहीम अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। आप देखिए, लगातार 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2022 हो, अब आने वाले समय में 2024 है, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे रख के उसको हमेशा बहुमत देने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आप देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उसी से त्रस्त आके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और आप देखिए कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री का रहता है, विकास उनकी प्राथमिकता रहती है। कानून व्यवस्था के नाम पे आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश का बन चुका है। हालात ये हैं कि इतना फंड आता है, क्योंकि एमएलएस को जो पैसा मिलता है वो लगभग 3 करोड़ पिछली बार मिला था, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ कर दिया है जी। लेकिन जो मेयर साहब को पैसा मिलता है वो अब स्थापना समझ लीजिए, या रजिस्ट्री या एमडीए से पैसा समझ लीजिए, या और भी मदें हैं हाउस टैक्सेस की, जितना पैसा इनको आता है उस तरीके से कार्य अगर कराना चाहते मेयर साहब तो करा सकते थे जी। तो आवाम को ये महसूस हो चुका है, क्योंकि आवाम अपने मेयर को बहुत कुछ समझती है। शहर के लिए मेयर की इतनी ज़रूरत होती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, अपने मेयर पर उम्मीदें रखते हैं। तो मैं समझता हूँ मेयर साहब अपनी उम्मीदों पर उस तरीके से खरे नहीं उतर पाए। मुरादाबाद के बाद नगर क्रांति एक्सप्रेस रामपुर की तरफ बढ़ रही थी, जहां फिर एक बार आजम खान और उनके पूरे परिवार का सियासी रसूख दांव पर लगा है। यही वजह है कि स्वार्थ के संग्राम में आजम खान ने अपनी पूरी सियासी
ही कहूँगा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और जिस तरीके के जुल्म आज़म ने रामपुर की गरीब जनता के साथ किए, तो भगवान ने सिर्फ उसको देखकर उसको सज़ा दी है। जब रामपुर में समाजवादी पार्टी के मंत्री, जिसको बल्कि अगर हम सुपर सीएम कहें, सुपर सीएम, अपने आप को सुपर सीएम कहलवाते थे ये, अच्छा। तो अगर हम ये कहें तो रामपुर, सीएम ही सुने थे, डिप्टी सीएम नहीं, सीएम, ये सुपर सीएम कहाँ से आ गया? देखिए, रामपुर शुरू से ही केंद्र शासित जिला रहा है। केंद्र शासित? बिल्कुल। यहाँ तो अखिलेश जी तक यहाँ के किसी मामले में नहीं बोलते थे। नए नए मुहावरे आप दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि तो जब जुल्म यहाँ जब शुरू हुए 2012 की सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है तब से रामपुर की जनता इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो किसी न किसी को इस लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना था। तो मुझे लगा ये जो उनका दुख है, जो उनका दर्द है, वो इसको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैंने ये 2012 में लड़ाई शुरू की, जो अब जाकर लड़ाई मुझे लगता है कि अब परिणाम की घटी। स्वार के उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो भविष्य के खाते में है। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी यूपी के दिल लखनऊ में बढ़ी हुई थी। और फिर वो ऐतिहासिक पल भी आया जब नगर क्रांति एक्सप्रेस की एक सीट पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव मौजूद थी। अपर्णा राष्ट्रवाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती नजर आईं, तो दूसरी तरफ अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अरविंद गोप थे, जो अपर्णा को समाजवाद की परिभाषा बता रहे थे। मैंने ये पार्टी जो है राष्ट्रवाद के उसमें ज्वाइन करी। भारतीय जनता पार्टी अब मेरी पार्टी है और मैं राष्ट्रवादिता के लिए आई हूँ। मैं अपने राष्ट्रवाद के लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को जिस प्रकार से वो एक उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं उसलिए पार्टी। लेकिन दिल से क्या कहती हैं आप? उन्होंने आपके दिल की बात कही। मैं तो कह रही हूँ दिल से भी मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे अपर्णा जी ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त पर आई जब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत राहत आपने दी, परेशान चल रही थी पार्टी, लेकिन पार्टी में आने के बाद आपको कितनी राहत मिली? क्योंकि ना तो आप किसी सदन की सदस्य रही हैं, ना आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी तक पार्टी की तरफ से सामने आई है। आप कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में दिख सकते हैं, लेकिन वो भी खारिज हो गई। तो ऐसे में आपको कितनी राहत मिली है? क्या आप खुश हैं? देखिए, मैं समझती हूँ हमारी जो पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा नेतृत्व, प्रदेश का पूरा नेतृत्व आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अंडर सभी कोई विचार कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ मैं किसी लालचवश नहीं आई। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी मैंने बड़ा अपने साफ तरीके से अपनी भावना रखी थी। और लोग तो इसलिए शायद पार्टी ज्वाइन करते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, उनको कुछ पद मिल जाए, उनको कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि किसी के पद देने न देने से आपका पद और आपका वर्चस्व नहीं। आप बहुत क्लियर है, आपका माइंड एकदम साफ है। लेकिन हमारा काम इतना बढ़ा हुआ है अपर्णा जी, एक चुनाव आता है और हमें तो एक रिपोर्टर चाहिए होता है आपसे पूछने के लिए कि आपको टिकट मिलेगा। इतनी चर्चा मैं समझती हूँ 3 इलेक्शन से लगातार, मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है। और मैं समझती हूँ कि मैं जो मेरा एक सब्जेक्ट है पार्टी के भी विचाराधीन है। अरविंद सिंह गोप जी, आपकी क्या मेमोरी है, आप भी बताएं। हम लोग भी जब स्कूलिंग के दिनों में कभी टूर पिकनिक गए तब बस पे बैठे। स्कूल? इसके बाद जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब भी हम लोग बस पे बैठते थे। अच्छा। क्योंकि 12 से लखनऊ की जो बहुत अच्छी सेवा थी बसों की थी। अभी हम लोग पिछले साल नए साल जब वैष्णो देवी गए फिर भी बस बैठे। हम समाजवादियों को जो असली सहारा है साइकिल, बस, ट्रेन ही हम लोग की यात्रा के उद्देश्य होते हैं। तो अभी जल्दी बस पे हम बैठे थे। जल्दी बैठे? मैडम तो अपने पढ़ाई के दिनों में बैठी। जी जी, मतलब छात्र जीवन में, यानी बैठे हमें लगता है 20 साल हो गए हों। हमें तो 20 साल बनी। तो फिर अरे तो बड़े घर की बहू है तो और अगर समाजवादियों में बराबर बस में बैठाया जाए तो मैडम का भी अनुभव होना चाहिए। हमारे परिवार की बहू है, बड़े घर की नहीं, हमारे परिवार की बहू है। लेकिन तो अगर परिवार की बहू है तो फिर राजनीति तो खत्म ही है। क्यों? मतलब देखिए, न वो आप पे कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, फिक्स हो गया क्या? दिल से दिमाग से समाजवादी हैं। दल दूसरा हो सकता है,
अच्छा, समाजवादी कभी अपने विचार को नहीं त्याग सकता है। ये हमारे परिवार की बहू, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। विचार आपसे जुड़े हैं, बस ये कैमरे के सामने मतलब हम ये चीज़ कहते हैं, दिल से समाजवादी हैं। राष्ट्रवादी, हम समाजवादी हैं, हम राष्ट्रवादी भी हैं। हम लोग राजनीति में उस नेता के विद्यार्थी रहे, राजनीति के, जिसको पूरा मुल्क नेताजी के नाम चलता है। और अब बारी थी उस मेहमान की जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि अब टीवी इतिहास के इस क्रांति का गवाह बनने के लिए नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बार हम लोग 17 में से 17 जीतेंगे और हमारी तैयारी सभी सीटों में खास है। सपा बसपा कांग्रेस के जो नेता हैं वह प्रचार के मैदान में कहीं आपको दिखाई नहीं देते होंगे। उनको मालूम है कि सपा बसपा कांग्रेस को यूपी की जनता नकार चुकी है और मैं नारा लगाता हूं, पहले विधानसभा लोकसभा में 100% वोटों में 60% वोट हमारा है, लेकिन नगर निकाय का चुनाव है तो मैं पूरे विश्वास से नारा लगाता हूं कि 100% वोटों में से 75% वोट भाजपा का है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस जो भी आरोप लगाते हैं उनके आरोप मिथ्या हैं। उनकी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। सपा बसपा कांग्रेस का सूर्य अस्त की ओर है। लोग किसी डूबते हुए जहाज में सवारी नहीं करना चाहते। हम लोग गलत लोगों को भाजपा में नहीं लेते, लेकिन जो सही लोग होते हैं उनको बीजेपी में लेते हैं। यही हुआ था क्या? जहाँ से भी अब उनका विश्वास टूट गया कि सपा से मतलब है। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश को पंचर किया, जनता साइकिल को पंचर कर दिया, तो आज सब कमल खिला करके खुशहाली का एक वातावरण देख रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हर वर्ग के साथ हैं और इस बार तो आपने ये साबित भी किया, 250 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को आपने टिकट दिया, लेकिन क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों को भी आपने काफी मौका दिया इस बार? देखिए, ये चश्मा जब है, चाहे आप मेरे मीडिया के साथी लोग हैं और चाहे हमारे विपक्षी लोग हैं, हम टिकट उनको ज़रूर देते हैं जो जीतने लायक होते हैं, और जो जीतने लायक लग रहे थे उनको टिकट दिया गया है और उसमें से अधिक लोग वह भी जीत करके आएंगे। वह कोई आयातित लोग नहीं हैं, वो भाजपा से लंबे समय से जुड़े थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया। जी। और समाजवादी पार्टी अब पूरे दमखम के साथ लड़ तो रही है और इसके साथ कह रही है कि 24 का ये टेस्ट हो जाएगा। ये सच है क्या कि आपको लगता है ये निकाय चुनाव 24 की झलक लेके? आप किसी सपा के नेता से पूछ लीजिए। 24 का अखिलेश यादव टेस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम ये बोल दिए तो इसमें तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कैसे सुपड़ा साफ? सुपड़ा साफ होने वाला। एकदम श्योर हैं आप? मैं निश्चिंत। ये तो देखिए अब चलेगा टीवी पे। नहीं चलने दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी, बसपा माने बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी। कांग्रेस का तो इस समय उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये विधानसभा का मैंने कहा कुछ उन्होंने बरगला करके कुछ वोटों को अर्जित कर लिया था, जिसके कारण से उनके विधायक हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में उनका खाता नहीं खुलेगा। हम अभी ऐसा मान ही नहीं सकते कि कोई नगर निगम किसी दूसरे को मिलेगा। आप मानेंगे नहीं? आप नहीं मानेंगे? हम मानेंगे नहीं इसलिए कि हम जानते हैं कि कहीं सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नगर निगमों में नहीं खुलने वाला। अच्छा, लेकिन आप ये मानते हैं कि इस परिणाम को लेकर के 24 के लिए आप लोग उत्साहित होंगे? उसे सेमीफाइनल जो पार्टियां बोल रही हैं, ये सही है कि नहीं? 24 को लेकर के तो हम 19 से ही उत्साहित हैं, 22 से ही उत्साहित हैं। ये 23 तो एक तरह से कह लीजिए कि एक बीच में हमको और चुनाव मिल गया है। जिस चुनाव को ये बूस्टर डोज भी आप कह सकती हैं और सपा की साजिश की विफलता भी कह सकती हैं। उनको पसीना बहाना नहीं आता, परिश्रम करना नहीं आता। वो सब परिवार की पार्टियां हैं, व्यक्तियों की पार्टियां हैं। भाजपा कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ एक एक कार्यकर्ता, और चाहे वह किसी भी पद पर हो, वह भी पहले कार्यकर्ता है, बाद में किसी पद पे है। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में अपने को मानता हूँ, भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। लेकिन केशव प्रसाद जी, आप आते हैं संगम नगरी, बहुत नज़दीक है आपके यहाँ से, और बस अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। उसे कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती। ठीक, गंगा मानते हैं बीजेपी को, जमुना होती सहयोगी पार्टी जहाँ पर, लेकिन तीसरी अदृश्य सरस्वती बसपा को क्यों कहते हैं? ये जो पार्टी हारने के स्थिति में होती है वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। कोई ना कोई बहाना एडवांस में वो तैयार करते हैं कि अगर 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई तो क्या बहाना निकालेंगे। एक नया नारा है, फिर से हम सुनना चाहेंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि 4 मई और 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद एक ही नारा उत्तर प्रदेश के अंदर सुनाई देगा चारों तरफ से कि 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद
अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगद क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर जनता सराहना कर रही है। उत्तर प्रदेश के चंद्रमुखी विकास के लिए नगर निकायों में बीजेपी का पुनः जीतना बहुत आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जन जन में जा रही है। बताइए कि और कितने लोगों को भर्ती करवाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे लिए सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। हम जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हर गरीब जरूरतमंद को पक्का मकान मिल रहा है, सभी को शौचालय देने का काम, 12 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत हम घर घर नल से जल पहुँचाने जा रहे हैं। आपको पता, इसी प्रदेश में बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें ट्रेन से पानी मंगाने की नौबत आ पड़ी थी, अखबारों की सुर्खियां बना था। आज बुंदेलखंड और विंध्याचल जहां सर्वाधिक पीने के पानी की दिक्कत है, हम जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल पूरे प्रदेश सहित उन इलाकों में भी पहुंचा रहे हैं जहां पीने के पानी के लिए हाहाकार मचता था। हमारी बहनें, हमारी माताएं 8-8 बाल्टी और घड़े लेकर के 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चल करके पानी अपने बच्चों के लिए भरने के लिए जाती थी। आज प्रदेश बदलता हुआ प्रदेश है। इसी प्रदेश को मैं पूरा कर लूं, इसी प्रदेश को पहले लोग बीमारी राज्य मानते थे, इसी प्रदेश को लोग मानते थे गुंडे बदमाशों का राज्य है। आज प्रदेश का नैरेटिव बीजेपी सरकार ने बदला है। आज नैरेटिव यह है कि हम आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 आने जा रहे हैं। आज हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की डामरकृत सड़कें हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? केवल रामपुर, इटावा और मणिपुरी को बिजली जाती थी। हमारे रिश्तेदार, हमारे बुआ फूफा जो पूछते थे, हमारे रिश्तेदार आते थे घर में, पूछते थे कि यूपी में बिजली तुम्हारे जिले में इस बार दिन की है कि रात की? एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में। समाजवादी पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत है। हमेशा जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगों को प्रमोट करना, उनको पुष्पित प्रज्वलित करना इनका प्रथम धर्म रहा है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने इन्हें अच्छी तरह दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।